बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए कराची। एक कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज का उन्होंने अनाउंसमेंट की, 1100 अरब रुपए का। और उस अनाउंसमेंट के बाद से जो है वो फिर शिकवा जवाबुल जवाब का जो एक सिलसिला है वो जारी है। पहले बिलावल भुट्टो साहब ने बात की और उन्होंने कहा जी कि ये 800 अरब तो वो हैं जो कि सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है, तो क्या विफाक जो है वो सिर्फ 300 अरब रुपए देगा। उसके बाद असद उमर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कुछ अपनी तफसीलात से आगाह किया। उसके बाद फिर मुर्तज़ा वहाब साहब आए, मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स थी उनकी तफसीलात से आगाह किया। फिर आज जो है वो शिबली फराज साहब आए, ख़ासे सख्त उन्होंने बातें की कि जिस सिंध हुकूमत के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है, इस वजह से हम उनको डायरेक्ट पैसे नहीं दे रहे हैं। ऐलानात और दावे बहुत बड़े बड़े हैं। यानी जो आज भी असद उमर साहब की ज़ेर सदारत जो एक इजलास हुआ कराची के हवाले से, और फिर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो हमें बताया गया है, जो अनाउंसमेंट आ रही हैं वो ये है कि जी जून 2021 में ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। K4 का मंसूबा जो है वो 2022 के आखिर में मुकम्मल हो जाएगा। फिर कराची जो सर्कुलर रेलवे है वो 2023 के आखिर में वो मुकम्मल हो जाएगा। कोई किसी के लिए 46 अरब रुपए रखे जा रहे हैं, किसी के लिए नालों की सफाई के लिए जो है वो 254 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। बहुत अरबों की बाज़गश्त हम सुनाई दे रही है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होगा? सिंध हुकूमत कहती है कि उसे विफाक पर एतबार नहीं है, विफाक कहता है कि उसे सिंध हुकूमत पर एतबार नहीं है। आखिर ये जो 1100 अरब रुपए है ये कहाँ से आएंगे? पाकिस्तान का जो कुल तरक्याती बजट है वो कितना है? क्या उसमें से कितने फ़ीसद कराची पे लगेगा? अगर कराची पे लगेगा तो फिर जो बाकी जगहों से आवाज़ बुलंद होगी वो कैसे होगी? ये इतने पैसे हमारे पास हैं भी या नहीं हैं? बहुत सारे सवालात हैं जो इस पैकेज के बाद से उठ रहे हैं। इसी मौजू के ऊपर और थोड़ा सा जो अपोजिशन जो है वो अपनी जो सियासी सरगर्मियां हैं वो अब बढ़ाने का इरादा ज़ाहिर कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने पेशावर में जलसा किया है, AAPC हो रही है 20 सितंबर को। तो क्या इसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो हुकूमत को दबाव में लाने की जो अपोजिशन की कोशिश है या उसको घर भेजने की जो कोशिश है वो कामयाब हो सकेगी? इन मौज़ूआत पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक साहब। डॉक्टर फ़ारूक साहब का जो है वो कराची ट्रांसफॉर्मेशन पैकेज के बाद जो ट्वीट है और जो ब्रेकअप हैं वो भी हमने देखे, उस पर गुफ्तगू करेंगे। पैसों के हवाले से डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि आखिर इतने पैसे जो है वो कहाँ छुपा के रखे हैं जो कराची के ऊपर खर्च होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा शिज़ा फ़ातिमा साहिबा लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब आफ्ताब जहांगीर साहब, और कुछ ही देर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जावेद हनीफ साहब, जो कि यहाँ मुख्तलिफ़ पोजीशंस पे रहे हैं, DCO रहे हैं कराची की में, DC भी रहे हैं, EDO रेवेन्यू भी रहे हैं, KPT के चेयरमैन भी रहे हैं, और अब आजकल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन असम्बली हैं, उनको भी शामिल करेंगे इस डिस्कशन में। आखिर ये मामला है क्या? डॉक्टर फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो आपका ट्वीट, आपने 2018 की अनाउंसमेंट भी बताई, 2019 की अनाउंसमेंट भी बताई। ये कराची पैकेज, ये 1100 अरब, ये पैसे कहाँ हैं, कैसे खर्च होंगे, कहाँ से आएंगे? ज़रा ये तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा। तारिक साहब, मेरी समझ से सीरियसली बिल्कुल बाहर की बात है। आप अंदाजा कीजिए कि सितंबर 2020 कराची का पैकेज आता है 1100 अरब का। मार्च 2020 में एक 1200 अरब का पैकेज था कोरोना वायरस के हवाले से। मार्च 2019 में एक 162 अरब का पैकेज था दोबारा से कराची के हवाले से। अब इनको अगर आप जमा करें तो ये तकरीबन 12-13 अरब डॉलर बन जाता है। अगर हमारे पास 12-13 अरब डॉलर कहीं पड़ा है, छुपा के रखा है, तो ये जो IMF के पास हम गए थे 6 अरब की भीख मांगने के लिए, जो हमें 40 महीनों में 39 मंथ्स में मिलना है, तो फिर ये हमें IMF की सारी शराइत मानने की क्या जरूरत थी अगर 12 बिलियन डॉलर कहीं हमने छुपा के रखा है। फिर आपने अभी बताया कि सिंध हुकूमत कह रही है कि जी 800 अरब तो इसमें हमारा हिस्सा है। भाई, आपके पास जो डेवलपमेंट बजट है पूरे सिंध सूबे के लिए पूरे साल के लिए वो तकरीबन 280-290 अरब का है, तो ये 800 अरब रुपया आपने कहाँ छुपा के रखा था? जो विफाक का बजट है वो 650-700 अरब का पूरे पाकिस्तान के लिए वो सालाना डेवलपमेंट बजट है। भाई, अगर वो 750 अरब 700 अरब टोटल है, तो ये जो आप 1100 अरब दे रहे हैं या उसमें अपना हिस्सा दे रहे हैं कराची के लिए, ये कहां से आ रहा है? तो यहाँ पे फंडिंग नहीं है।
आप अंदाजा कीजिए कि जो 1200 अरब का पैकेज ऐलान किया गया था मार्च 2020 में, उसमें से अभी तक 2/3 जो है वो खर्च नहीं हो सका, वो डिस्बर्समेंट नहीं हुई। यानी कि 1/3 के करीब वो कोरोना वायरस का जो पैकेज था, जो 162 अरब का पैकेज था पिछले साल जिसका ऐलान किया गया था, उसमें तो शायद मेरे इल्म के मुताबिक 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया। तो पैसे हैं नहीं, सियासी नीयत है नहीं। आपने अभी बता दिया कि विफाकी हुकूमत जो है वो सिंध हुकूमत पे एतमाद नहीं करती, सिंध हुकूमत का विफाक के ऊपर एतमाद नहीं है, तो ट्रस्ट एलिमेंट है नहीं, सियासी नीयत एग्जिस्ट नहीं करती, रिसोर्सेज हैं, जो पैसे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। अच्छा, एक बड़ी और चीज, अर्बन गवर्नेंस जो है, इतने बड़े शहर को जो हुक्मरानी का ढांचा, इंतजामी ढांचा चलाना है, ये अब एक साइंस बन गई है और दुनिया भर में यूनिवर्सिटीज में इसमें डिग्रीज मिल रही हैं। वो डिग्री करके आते हैं, फिर वो अर्बन गवर्नेंस संभालते हैं। एक्सपर्टीज हमारे पास है नहीं। देखिए, 3 चीजें तो लाजमी चाहिए। पहले में सियासी नीयत चाहिए, दूसरा हमें पैसा दरकार होगा, उसके बगैर कुछ नहीं होता, और तीसरा एक्सपर्टीज, अर्बन गवर्नेंस की एक्सपर्टीज। अब मुझे तो तारिक साहब नजर आता है कि ना सियासी नीयत है यहाँ पे, ना कहीं पैसा एग्जिस्ट करता है, और ना ही कहीं एक्सपर्टीज है। तो ये जो हमें बताया जा रहा है डॉक्टर साहब कि ये वर्ल्ड बैंक इतना पैसा दे देगा और फलाना ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से पैसे आ जाएंगे, तो कहीं कोई ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स पैसे तो नहीं है जो कराची के लिए कोई खुसूसी तौर पे आ रहे हों? देखिए, ये इदारे यहाँ से जितने भी पैसे आते हैं उनकी वो कंडीशनल होते हैं, उसका एक सियासी रुख भी होता है। जब अमेरिका आपसे खुश होता है तो IMF और वर्ल्ड बैंक के पैसे आपको मिलते हैं, उनमें शराइत जो हैं उनको भी वेव कर दिया जाता है। इस वक्त जो आलमी सूरत हाल है, उसमें अमेरिका पाकिस्तान के साथ नहीं है। आप देखिए कि अभी FATF वाला मामला आने वाला है, 18 अक्टूबर को FATF की मीटिंग एक शुरू हो रही है। आपको आपके इल्म में होगा कि अमेरिकन कांग्रेस में एक बिल पेश कर दिया गया है कि पाकिस्तान को जो मेजर नॉन नेटो एलाई करार दिया गया था जंग के दौरान, उसको भी वापस लिया जाए। फिर तो कहां से पैसा आएगा? फिर IMF का जो प्रोग्राम सस्पेंड है उसके ऊपर भी जो है ना, वो भी दिसंबर के बाद वो खाता भी खुलेगा। आफ्ताब जहांगीर साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, IMF का प्लान अपना सस्पेंडेड है जी। आफ्ताब साहब, ये पैसे हैं कितने? ये जो अरबों की इतनी बातें हो रही हैं, 1100 अरब 1200 अरब, ये पैसे आएंगे कहाँ से? और ये जो सूरत हाल है कि जी पूरे पाकिस्तान का बजट 700 अरब का है, कितना पैसा कराची में लगेगा, क्या है? ये वैसा ही अनाउंसमेंट है जैसे 162 अरब की अनाउंसमेंट थी? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया तारिक कि आपके साथ कराची स्टूडियो में प्रोग्राम कर रहा हूँ। आपका। तो अभी डॉक्टर साहब से आप गुफ्तगू कर रहे थे, तो मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि डॉक्टर साहब की जैसे एकेडमिक गुफ्तगू थी उसमें तो कोई और 2-4 माहिर माशियात बिठा दी जाती, मुझसे तो आप सियासी गुफ्तगू करें। मैं आपको ये 2 बातें कहता हूँ आपसे। ठीक, आप भी कराची में हैं, कराची की सूरत हाल आप भी जानते हैं बहुत बेहतर। 2 मंज़र कराची ने पहले कभी नहीं देखे। एक मंज़र जो 90 साल के बाद कराची ने देखा, वो ये जो बारिश जिसे हम बारने रहमत कहते हैं, वो ज़हमत बनी, वो हमारे अपनी वजह से बनी। हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, कोई उसके इंतज़ामात नहीं किए, कराची का हशर बिगाड़ के रख दिया, और उसकी सूरत हाल हमने देखी जो 90 साल के बाद। जो वहाँ पर डिफेंस में रहने वाला एक खुशहाल शख्स और एक मेरी बस्ती में रहने वाला यूसुफ गोट या सरजानी का एक बदहाल शख्स, दोनों बराबर हो गए। ये मंज़र पहले कराची ने कभी नहीं देखा, लांचें चलती हुई, स्टीमर चलते हुए, और ये। और दूसरा मंज़र हमने देखा जुम्मे वाले दिन। वो मंज़र ये था कि जी हम गवर्नर हाउस में बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ़ लाते हैं और साथ उनके जो है दाएं हाथ पे वज़ीर आला सिंध होते हैं, बाएं हाथ पे गवर्नर साहब होते हैं, एक वज़ीर होता है सईद गनी साहब, एक वज़ीर होते हैं नासिर शाह साहब, असद उमर साहब, अली जैदी साहब और अमीनुल हक साहब। ये मंज़र भी 2 साल में किसी ने नहीं देखा जो हमने देखा। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने 1100 अरब रुपए का एक पैकेज का अनाउंस किया, और उस पैकेज के अनाउंस के साथ ये बताया कि जी उसकी ब्रेकअप सबको पता है कि क्या है, किस पे खर्च करना है, इस पर अब तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। और कहा कि जी ये जो है ये सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर वफाक और फ़ौज भी वो भी शामिल होगी, और ये इस कराची शहर के ऊपर 3 साल के अंदर ख़र्च किया जाएगा।
मैं क्योंकि मैं इस वक्त कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, ना कोई मैं तो एक कराची का शहरी, कराची का मुंतखब नुमाइंदा, कराची की नुमाइंदगी करते वक्त मैं ये कहता हूँ कि अगर हमने कराची को नहीं बचाया, कराची से जो वादा 1100 अरब, आम आदमी को नहीं पता कि ये आएंगे कहाँ से, जाएंगे कहाँ पर, खर्च कैसे होगा, किस पे कितना लगेगा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितना लिया जाएगा, रियाज मलिक से कितना आएगा, फलानी जगह से कितना आएगा, ये किसी को नहीं पता, ना उनको उनका इंटरेस्ट है इस पर। ठीक बात है। उनका इंटरेस्ट ये है कि जी हमसे जो वादा किया है कि कराची को, कराची की असल सूरत हाल में वापस लाया जाएगा। अगर हमने ये ना किया तो मैं आपको लिख कर देता हूँ, तारिक भाई आप मेरे साथ इस बात को लिख लें कि कराची फिर कभी किसी सियासतदान को माफ़ नहीं करेगा, इसलिए कि कराची अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। तो लिहाजा ये कि मैं तो ये कहता हूँ कि इस बहस में भी पड़े बगैर मैं ये कहता हूँ कि पूरे 1100 के 1100 जो हैं वो सिंध हुकूमत ले ले, खर्च कर दे, इस बहस में पड़े बगैर लगे सही काम होना चाहिए। आवाम को इससे कोई लेना देना नहीं कि 800 कौन दे रहा है, विफाक लगा रहा है या सिंध लगा रहा है। अब ये शिजा साहब पॉलिटिकल विल की जो बात डॉक्टर साहब ने की थी, चले पॉलिटिकल विल तो नज़र आ गई पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और सब पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे भी हो जाती हैं, जैसे आफ्ताब साहब कहते हैं कि इसके बगैर चारा कोई नहीं है। एग्जीक्यूशन कैसे होगी, पैसे कहाँ पे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आम आदमी को यकीनन इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि 1100 अरब कहाँ से आएंगे। आम आदमी को गर्ज यही है कि उसको एक उसका घर जो है वो कायम दायम रहे, 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, और बाकी भी काफ़ी चीज़ें जिसमें महंगाई है, उसकी रोज़गार है। लेकिन हम तो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के, हम असेंबली में बैठते हैं, कौमी असेंबली में बैठते हैं, हमें तो ये जानना जरूरी है कि 1100 अरब कहाँ से आएगा। हम तो बजट पास करते हैं, अगर हमें भी मालूम नहीं होगा कि ये पैसे कहाँ से आएंगे तो फिर हम लगाएंगे कैसे और देंगे कैसे, और इसकी एग्जीक्यूशन तो दूर की बात, ये तो शुरू ही होने के काबिल नहीं है। तो अगर हम इस किस्म के बयानात देते जाएं जिनके ऊपर हम इन पे एग्जीक्यूशन ना कर सकें, तो फिर यही चीजें हैं जो कौम का एतमाद जो है वो हमारे ऊपर से उठाती हैं एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। अब बात यह है कि डॉक्टर फारूक साहब ने तमाम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स तो बता दिए। 650 अरब जी फेडरल पीएसडीपी है, जिसके अंदर से तकरीबन कोई 420 अरब जो है वो मिनिस्ट्रीज का है, तकरीबन 100 अरब जो है वो कॉर्पोरेशन का है, 7 अरब कोविड का है। ये तमाम टोटल पीएसडीपी का ब्रेकडाउन है। 650 अरब का टोटल पाकिस्तान का फेडरेशन का पीएसडीपी है, और 650 अरब ही है जो प्रोविंसेस में फेडरेशन ने डिवाइड करना है। तो टोटल कोई 1300 साढ़े 1300 अरब का हमारे पास पीएसडीपी था। अब इसके अंदर ये 1100 अरब, ये तो हमारा हुकूमत से सवाल है जी, फेडरल गवर्नमेंट से हमारा क्वेश्चन है कि ये 1100 अरब का क्या ब्रेकडाउन है। और फिर जब हम सिंध में जाते हैं तो फिर वो अगर 800 अरब दे रहे हैं तो वो 800 अरब एक और बड़ा सा सवाल है, और अगर वो 800 अरब दे रही हैं तो क्या फेडरेशन सिर्फ 300 अरब दे रही है? मगर अगले दिन असद उमर साहब कहते हैं कि नहीं, 62% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट दे रही है और 48% जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट दे रही है। मगर ये नहीं बताते कि ये 62% कहाँ से आएगा। क्या ये नया बजट लाने जा रहे हैं? हमारा ये हुकूमत से एक बड़ा जेन्युइन सवाल है कि क्या इसका मतलब है कि एक मिनी बजट आएगा, क्योंकि इतने बड़े अमाउंट्स तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स भी मेरे ख्याल से नहीं हो सकेंगे बाद में। और अगर ये रीअप्रोप्रिएशन कर रहे हैं तो रीअप्रोप्रिएशन को भी किसी न तरह पार्लियामेंट के थ्रू इनको करना चाहिए ताकि उस पर बहस हो सके। अगर ये किसी और मिनिस्ट्री का या किसी और डेवलपमेंट सेक्टर का पैसा जो है वो रीअप्रोप्रिएट करके कराची को देने जा रहे हैं, तो फिर उन लवाजमात का और उन नेसेसिटीज का क्या होगा जो उन पैसों से होनी थी। तो इसका क्या मुआवजा है? ये हुकूमत से हमारा एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एज सिटीजन्स भी हमारा ये सवाल होगा कि ये हमें तफसील दें कि अनाउंस करना तो बहुत आसान है, चले कर दिया। 162 अरब जो अनाउंस किया था मार्च 2019 के अंदर, उसमें से 1 रुपया नहीं खर्च हुआ। तो मतलब क्या ये हवा में बातें हैं या इनके पीछे कोई सच्चाई है, कोई इसके पीछे वर्किंग है? देखिए, लैक ऑफ वर्किंग जो है हाफिज साहब, उसकी वजह से हमने पिछले 2 साल में तबाही देख ली है, और इससे ज्यादा तबाही यकीनन कराची से ज्यादा तबाही बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान भी इससे ज्यादा तबाही नहीं बर्दाश्त कर सकता। जो 2 साल में हम -4% पे, कोरोना से पहले था हमारा ग्रोथ रेट, -10% हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। तो क्या पाकिस्तान
कि जो 40 लाख अवाम अपनी रोजगार कोरोना से पहले गवा बैठी थी, क्या वो इस मुल्क में जीना अब जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं, जब हमारा अफराते ज़र जो है वो 10% है और हमारा जो फूड इन्फ्लेशन है, जो अशियाए खुर्दो नोश का अफराते ज़र है, वो तकरीबन 18% है रूरल एरियाज में और 15% है अर्बन एरियाज में। तो क्या हमारी कौम, हमारे लोग ये महंगाई, ये बेरोजगारी और ये तमाम अगर ये झूठे वादे हैं उसको बर्दाश्त करने की कुव्वत रखती है या नहीं रखती, ये हमारा सवाल है। ठीक, जावेद हनीफ साहब, आफ्ताब साहब ने की, डॉक्टर फ़ारूक साहब ने भी, शीज़ा साहिबा ने भी बात की। बात ये कि 1100 अरब रुपये विल अच्छी बात है जी, है पॉलिटिकल काम करना चाहते हैं, ये पैसे आएंगे कहाँ से? ये तो अनाउंसमेंट 162 अरब की भी हुई, दूसरी भी हुई, तो ये ऐसा तो नहीं कि हवा में जिस तरीके से पहले एक फ्लोटिंग स्टेटमेंट थे वो हो पहले गए। तो समझने वाली बात ये है कि 1100 अरब की फिगर आई कहाँ से है ये। अच्छा, बिल्कुल, हमने आपको सबसे बुलाया, देखे ना, important क्योंकि जावेद हनीफ साहब ईडीओ यहाँ रेवेन्यू रहे हैं, डीसीओ कराची रहे हैं, चेयरमैन केपीटी रहे हैं, डीसी रहे हैं, हर पोस्ट पे इन्होंने काम किया है, आजकल एमक्यूएम के अंदर जो है असम्बली में है। इस वजह से ही आपको बुलाया कि ये होगा क्या, कहाँ से आए, कैसे होगी। देखिए, बुनियादी चीज़ शुरू कहाँ से किस तरह हो रहा है, हो ये रहा है कि इस पैकेज के अंदर किया ये गया है कि जितने प्रोजेक्ट ऑलरेडी लाइन में थे, ठीक, सारे प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसको इकट्ठा कर लिया गया है। सही, ठीक है ना। इसमें एक या दो प्रोजेक्ट नए हैं, जिसमें एक फ्रेट कॉरिडोर का है 131 बिलियन का, जिसका कराची की म्यूनिसिपल सर्विसेज से कोई ताल्लुक नहीं है। सही, वो एक ट्रैक बनेगा, रेलवे ट्रैक जाएगा केपीटी से लेकर आपका पिपरी तक, जिस पे सामान जो है जाएगा, उसका कराची की म्यूनिसिपल सर्विस। बाकी जो प्रोजेक्ट हैं, जिसमें आप केसीआर ले लें, ये पिछले 10 साल से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, 305 बिलियन की इसकी जो है एस्टिमेटेड कॉस्ट है, उसको टोटल डाल लिया। इसमें 250 बिलियन ये कहते हैं कि जी चाइना से मिलेगा सीपेक के अंदर। सही, अभी वो नेगोशिएशन अभी हुए ही नहीं है उसके ऊपर, अभी नेगोशिएशन पैसे हमने पहले डाल जी, लिए। हमने पहले पैसे डाल लिए। 50 बिलियन इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और 250 बिलियन तकरीबन जो है ये चाइना से हमें एक्सपेक्टेड है, जब तक ये चीज़ें हो जाएंगी इसके अंदर। बाकी इसमें जो मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट हैं, येलो लाइन है और रेड लाइन है, ये वर्ल्ड बैंक के और एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पर पिछले 4-5 साल से उसके ऊपर काम जो हो रहा है, स्पेड वर्क हो रहा था, अभी वो क्या नाम फाइनलाइज हुए हैं और अगले 3-4 साल में उनके ऊपर काम होना है। उसकी भी तरीका ये है कि उसके पैसे जो आएंगे वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे उसके अंदर, वो ये नहीं कि इकट्ठे से आपको मिल जाएंगे इसमें। बाकी आपने ये किया जो ऑलरेडी लाइन में प्रोजेक्ट थे, जैसे सिंध गवर्नमेंट का 65 मिलियन गैलन का था, K4 का प्रोजेक्ट था, K4 प्रोजेक्ट की ओरिजिनल कास्ट 25 बिलियन थी, उसको बढ़ा के 60 बिलियन कर दिया गया, वो जमा कर लिया है। S3 का प्रोजेक्ट पिछले 5 साल से 7 साल से चल रहा है, 38 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है, वो इसमें डाल दिया गया है। एफुलेंट प्लान का जो था वो तकरीबन 4 साल से 5 साल से चल रहा है, वो इसमें डाल दिया गया। तो डिफरेंट प्रोजेक्ट जो डिफरेंट लेवल के ऊपर थे, जैसे ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है वो भी डाल दिया गया उसके अंदर। तो ये सारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट इकट्ठा करके इन्होंने कर दिए गए। अब जो इन्होंने प्लान दिया है कि 3 साल में करेंगे, 3 साल का मतलब ये है कि जो 3 साल के अंदर उसको डिवाइड करेंगे 1100 बिलियन को, तो अगर आप उसको एवरेज लगा लें तो तकरीबन 300-350 बिलियन बनता है हर साल चाहिए। ठीक, अब 1100 बिलियन की तो बात छोड़ दें, अब 350 बिलियन की भी अगर आप बात करें तो वो पैसे अवेलेबल नहीं है कहीं पर भी। फेडरल गवर्नमेंट का जो PSDP है वो ऑलरेडी कमिटेड है, उसमें 419 बिलियन जो है वो मिनिस्ट्रीज़ का है, तो तकरीबन 158 बिलियन जो है वो NHA एंड डिफरेंट कॉरपोरेशंस का है, और फिर कोविड रिलेटेड 70 बिलियन कोविड रिलेटेड है उसके अंदर, 3 बिलियन एरा वगैरह का, तो टोटल ये है, तो ऑलरेडी कमिटेड है। उसके अंदर जैसे आप एग्जांपल ले लें, K4 के लिए 2 या 3 बिलियन उन्होंने रखे हैं, अब वो कह रहे हैं इसको कंप्लीट करने के लिए फ़ौरन 3 साल में, तो सिंध गवर्नमेंट ने सिर्फ 500 मिलियन रखे हैं उसके ऊपर। तो अब अगर वो प्रोजेक्ट से 60 बिलियन का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बात करते हैं, जिसमें इस साल जो है 3.5 बिलियन की अगर टोटल एलोकेशन है, तो इस साल कम से कम उसको चाहिए कि 20 या 25 बिलियन लेके आने यहाँ पे। सिंध गवर्नमेंट का 285 बिलियन का टोटल PSDP है। अब मुझे बताएं कि पैसे ऑलरेडी कमिटेड है सारे के सारे पैसे, और जनरली जो एक्सपीरियंस है वो ये होता है कि जी जो कमिटेड एक्सपेंडिचर होता है 650 बिलियन का एक्सपेंडिचर, ज़्यादा 400 बिलियन का या 300 बिलियन का एक्सपेंडिचर होगा। सिंध गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड हमने देखा है कि वहाँ पर 285 बिलियन, पिछले साल 300-350 बिलियन का था, उसमें सिर्फ 150 बिलियन खर्च कर चुके हैं। तो मतलब पैसा अवेलेबल नहीं होता है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये सारी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती हैं और सब रिलेटेड होती हैं जो FBR कलेक्ट करेगी पैसे, और FBR कभी भी इतने पैसे कलेक्ट नहीं कर पाती है जो कि टारगेट मीट हो। तो नतीजा ये होता है सब चीज़ों में कट लगता है। तो टेक्निकली स्पीकिंग पैसा अवेलेबल नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो क्या सोच रही है किस तरीके से, क्योंकि अभी उन्होंने प्लान हमें दिया नहीं है कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। अगर वो लेके आएंगे तो तब उनको एनालाइज किया जाएगा, तब पता लगेगा पैसे
करंट सिचुएशन में हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती है कि पैसे अवेलेबल कहीं से हो सकते हैं इसके अंदर। डॉक्टर साहब मैं एक ब्रेक ले लूँ, जावेद हनीफ साहब ने भी वही बातें की हैं जो आपने की थी, तो एक वक्फे के बाद आपसे इसके ऊपर राय जानेंगे कि क्या फिर ये इस सदी के अंदर ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होते हुए नज़र आते हैं या हम किसी यूटोपिया में रह रहे हैं और बस इसी तरीके से एक फ्लोटिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है वो जारी कर देते हैं। वक्फे के बाद डॉक्टर साहब से उनका मौक़िफ़ लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर फ़ारूक साहब, ब्रेक पे जाने से कबल जावेद हनीफ साहब ने पूरा ब्रेकअप बताया 1100 अरब का। ये क्या हम यूटोपिया में हैं, क्या है सूरत हाल, ये हम ख्याली पुलाव बना रहे हैं और ये सारे प्रोजेक्ट्स जमा करके हमने 1100 की जो अनाउंसमेंट कर दी है, ये क्या हम बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, है क्या मामला? देखिए तारिक साहब, कराची एक बीमार शहर है, इससे कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा। आप किसी से भी पूछ लें वो आपको कहेगा कि कराची को बीमारी है। अब जो मेडिकल साइंसेज हैं वहाँ पे डॉक्टर हजरात को ख़ास तौर पे ट्रेन किया जाता है कि जब कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो आपने तफरीक करनी है बीमारी और बीमारी की अलामात के दरमियान। कराची पर भी ये वाला फार्मूला आप ज़रा लागू कर लें। कराची की बीमारी क्या है और कराची की बीमारी की अलामात। देखिए बारिश होती है तो पूरा शहर डूब जाता है, ये बीमारी नहीं है, ये एक बीमारी की अलामत है। कराची के लोगों को तकरीबन 1200 मिलियन गैलन हर रोज का पानी चाहिए। कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड जो है उनको सिर्फ 400 मिलियन गैलन पर डे देता है। ये बीमारी नहीं है, बीमारी की एक अलामत है। एक वहाँ पे सियासत और जुर्म के दरमियान में गठजोड़ है, वो बीमारी की अलामत। बीमारी जो है वो गवर्नेंस की बीमारी, जो कराची का इंतजामी ढांचा है, जो कराची का हुकूमती ढांचा है, वो कंप्लीटली फेल हो गया है। अब इस पैकेज के नतीजे में आप देखें हम क्या कर रहे हैं। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बीमारी की अलामात हैं उनको किसी तरह से दबा दिया जाए, सप्रेस किया जाए। जो बीमारी है, जो गवर्नेंस है, उसका इलाज हमने ढूंढा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कराची वो आप समझिए एक वो बर्तन है जिसमें कोई 2 दर्जन छेद हुए हैं। उसका इंतजामी ढांचा, उसकी इंतजामी मशीनरी नहीं चल रही, उसकी गवर्नेंस की मशीनरी नहीं चल रही। हम मजीद उस बर्तन में 1100 अरब डाल देंगे, वो उन छेदों में से निकल जाएगा और इफेक्ट कुछ नहीं होगा। हमें बीमारी की अलामात को नहीं दबाना, हमें बीमारी का इलाज करना है। आप जरा गौर कीजिए कि वहां पे हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, वहां से पीटीआई के एमएनएज इलेक्शन के आए हैं, वहां एमक्यूएम का मेयर बैठा हुआ है। अभी आपने बताया कि कोई एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी के ऊपर किसी किस्म का इत्मीनान उनको नहीं है। जो अर्बन गवर्नेंस की एक्सपर्टीज है वो हमने कभी रखी ही नहीं, वो कराची शहर में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप जितना मर्जी पैसा डाल दें, मैं कहता हूँ 1100 अरब खुदाया हमें आसमान से हमारे ऊपर गिर जाए, लेकिन वो उसका हिसाब यही होगा कि हम कराची की बीमारी की अलामात को दबा पाएंगे। ठीक, बीमारी का मसला हल इलाज नहीं तो सोचा ही नहीं जा रहा। हाँ, मसला हल नहीं होगा। तो गवर्नेंस का इशू तो आफ्ताब साहब पॉलिटिशियंस ने हल करना है ना, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हल करना है, तो जिम्मेदार भी वही है। देखिए तारिक भाई, पहली बात तो ये कि ये समझने की ज़रूरत है कि हमें दुनिया से भी सीखना है ना। दुनिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, हम जब तालीम के मैदान में उनसे लेते हैं, उनका सिलेबस लेते हैं, सब दुनिया में मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ क्या है। देखिए मैंने ये खुद मैं ऑब्ज़र्व किया, मैं काफ़ी दुनिया में गया हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ के मुकामी लोग होते हैं, थाने मुकामी होते हैं, थाने के अंदर जो लोग लगते हैं वो उसी इलाके के लोग लगते हैं, वो उसी जगह के। अच्छा, इसी तरह हर सिस्टम है। अब देखें आज जैसे वाक़यात हो रहे हैं हमारे यहाँ कि एक बच्ची मार दी गई, उसको 2 दिन तक पुलिस वाले उसके पास नहीं गए। एक आज लड़का मार दिया गया, कल डाकुओं ने क्या, पुलिस का कोई वहाँ पे इंतज़ाम नहीं है, सिक्योरिटी का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये सिर्फ किस वजह से हो रही है कि एक सिंध के अंदर से या पंजाब से या कहीं और से एक शख्स को ला के लगा दिया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सफजानी थाने के अंदर, उसकी सिंपैथीज़ ही नहीं है, उसको उस जगह से हमदर्दी नहीं है। तो पहले तो ये कि ऐसी इंतज़ामिया होनी चाहिए, ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ये पूरे पाकिस्तान के लिए, ये मैं सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, पूरे पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं उनकी मेट्रोपॉलिटन जो कॉरपोरेशंस हैं, उनका जो सिस्टम है वो वहाँ का मुकामी होना चाहिए, वहाँ के लोगों को इम्पावर करना चाहिए, उन लोगों के मसाइल को। रोका आफ्ताब साहब? अच्छा ये देखें, अच्छा मैं बताऊँ इस पर, इस पर यही तो बात है, 70 साल में इसके ऊपर डिबेट ही नहीं हुई। देखें अब ये करनी पड़ेगी,
ये मुझे भी करनी पड़ेगी, हमारे दोस्त हैं जो है हमारे एमक्यूएम के साथी हैं उनको भी करनी पड़ेगी, है, क्योंकि ये हम जो अर्बन है ना, हमें हमें हमारी ये हमने आवाज़ बनना है। रूरल हमारे साथ नहीं मैच करेगा, क्योंकि उनकी ताकत को हम वो होगी, जो ये हुक्मरान हैं ये सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये कभी भी ये कोशिश नहीं करेंगे। तो इसलिए इसके लिए हमें आवाज़ बननी पड़ेगी। हमें जब तक हम इसको प्रॉपर इसको सिस्टम को सही नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कर लें, ये वही डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं गवर्नेंस। शीजा साहब, ये तो फिर बड़ा एक और संगीन नुक्ता है, वो ये है कि जो दूसरे शहर हैं, चाहे लाहौर हो, चाहे मुल्तान हो, फैसलाबाद हो, वहाँ भी आबादी बढ़ रही है, तो ये हमारा जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो तो तबाह होता चला जाएगा अगर वहाँ प्लानिंग नहीं होगी और वहाँ के हवाले से कोई विजनरी अप्रोच नहीं होगी। तो सिर्फ कराची नहीं, बाकी शहर भी फिर कराची बन जाएंगे। देखिए, ये मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आफ्ताब जहांगीर साहब की बात से कि ये जो हमारे स्ट्रक्चरल मसाइल हैं और जो हमारी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिसमें हमारा एक यूथ बल्ज है, हमारी आबादी जो है पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मसाइल में से एक मसला है, जो कि जब तक हम उसको थोड़ा सा अपनी पॉपुलेशन प्लानिंग की तरफ नहीं जाएंगे, हमारे कितने भी, फिलहाल तो हम नेगेटिव ग्रोथ में हैं जी, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो जीडीपी है, हमारा पर कैपिटा इनकम भी गिर चुका है, पहले से कम हो गया है, मतलब हमारा तमाम चीज़ें नेगेटिव के अंदर हैं इस वक्त। तो नेगेटिव ग्रोथ के साथ और बढ़ती हुई आबादी के साथ और फिर बढ़ती हुई महंगाई के साथ ये चीज़ें आपस में मैच नहीं करती। ये परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स हैं डिस्ट्रक्शन के, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के। तो हमें इसके लिए एक होलिस्टिक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जल्द अज जल्द बनानी होगी। अब बात ये है कि आपने लाहौर की बात की, फैसलाबाद की बात की, इन शहरों की बात की। देखिए, लाहौर के अंदर, मैं लाहौर में रहती हूँ, मैं आपको इसकी मिसाल दे सकती हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर लाहौर के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, आज लाहौर का निज़ाम चल रहा है, लाहौर में ट्रैफिक जैम नहीं होता। इसके बावजूद कि लाहौर की आबादी जो है, लाहौर पिछले 10 साल में जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा पेरिफेरल एरियाज लाहौर के अंदर आ गए हैं। लाहौर में तकरीबन रोज़ का 1 से 1.5 लाख शख्स सिर्फ नौकरी करने लाहौर के बाहर से लाहौर आता है और फिर वो शाम को वापस जाता है। तो उसके लिए जो हमने जब मेट्रोज बनाई, चाहे वो मुल्तान थी, चाहे वो रावलपिंडी थी, चाहे वो जो मास ट्रांजिट सिस्टम्स हैं, जो अंडरपासेस हैं, जो ओवरहेड ब्रिजेस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलप, इसी को अर्बन प्लानिंग कहते हैं जी। जब हम अर्बन प्लानिंग करते हैं, हमने ऑरेंज लाइन बनाई, ऑरेंज ट्रेन बनाई जो अभी तक चल नहीं सकी। जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं, जब हम अर्बन प्लानिंग करते थे तो हम इसको अनफॉर्चुनेटली ये जो पीटीआई जब ऑपोजिशन में थी, इनको मेगा करप्शन कहती थी। जब हम अर्बन प्लानिंग से ये प्रोजेक्ट्स लगाते थे, अगर यही काम ये पेशावर में, कराची में कर लिए जाते तो आज सिटीज चौक ना होती। आखिरी बात, पंजाब के अंदर एक लोकल गवर्नमेंट के हमने इलेक्शन कराए, देर हुई सवेर हुई, जैसे हुए वो हुए, और लोकल गवर्नमेंट जो थी, मकामी हुकूमतें, वो वो काम कर, ठीक, इन्होंने आज वो लोकल गवर्नमेंट भी खत्म कर दी है। तो हमें वो मसले अब पंजाब के अंदर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आप लाहौर के अंदर भी आज सड़क पे गंदगी नजर आती है, नाले बंद नजर आते हैं। यानी अगर लोकल बॉडीज का सिस्टम एस्टैब्लिश नहीं हुआ मुल्क के अंदर, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस कराए जाएं। अभी इन्होंने अनाउंस किए थे, फिर राजा बशारत साहब ने बयान दे दिया है कि हमने तो अनाउंस ही नहीं किए। तो लोकल बॉडीज जो हैं, लोकल गवर्नमेंट जो है, वो किसी भी शहर, जिले, सूबे, हर जगह के लिए जितनी हम पावर इवॉल्व करेंगे और आम आवाम के करीब लेके जाएंगे, उतना ही जो है वो हमारे मसाइल हम हल कर सकते। ठीक, जावेद साहब, एक तो नुक्ता ये हो गया कि लोगों के प्रोजेक्ट लाना, चीज़ें करना। ये दूसरा, ये बारिश हुआ, हमने देखा लोगों के घर तबाह हो गए, सामान उनका बर्बाद हो गया। इसकी कोई रेमेडी है, इसकी कोई कंपनसेशन? गवर्नमेंट ने कहा, ये जो एनडीए में भी आया कि जी अब ये रिलीफ का काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो कराची के लोगों को क्या मिला जिनके जो तबाही जो है जो फिर गई उनके ऊपर? पहले मैं एक बात ज़रा, डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे बड़े मोहतरम हैं और वेरी के नाम है एक्सपर्ट भी हैं, उनकी तजरीर में बहुत शौक़ से सुनता भी, देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ उनको। उन्होंने एक बात की कि कराची एक बीमार शहर है। मैं इस पर बड़ा मुझे सख्त एतराज़ है। कराची बीमार शहर नहीं है। कराची को जो गवर्न कर रहे हैं या कराची के ऊपर जिन लोगों की हुक्मरानी है, जिनकी अथॉरिटी है, वो बीमार है। शहर बीमार नहीं है, शहर चलाने वाले शहर बीमार होने के बावजूद 250 बिलियन रुपीस जो है पाकिस्तान के खजाने को देता है। बीमार कैसे हो गया वो? अक्सर कहते हैं शहर बीमार नहीं है, शहर चलाने वाले बीमार इतना डायनामिक है, इतना डायनामिक है ये शहर।
ये शहर इतना डॉक्टर बड़ा साहब ने डायनामिक है। वो कर जो दिया। इन्होंने बात की गवर्नेंस के इशू की, जो बात की गवर्नेंस का इशू बिल्कुल है, लेकिन गवर्नेंस का इशू किन लोगों ने मुसल्लत किया है इसके ऊपर? इस शहर के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आप बाकी शहरों से मिला रहे थे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यहाँ मिसमैच है। यहाँ जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जिन लोगों के पास है वो इस शहर से उनका ताल्लुक नहीं है, वो रूरल एलीट है। वो जब यहाँ आती है तो उनको इस शहर से एम्पैथी कोई नहीं है। जिनके पास इस शहर का मैंडेट है उनके पास अथॉरिटी नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। ये मिसमैच है। ये मिसमैच कराची के, पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं है। लाहौर के अंदर जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है और जो वहाँ की म्यूनिसिपल गवर्नमेंट होती है, हालांकि लाहौर में भी बहुत से प्रॉब्लम है, लेकिन उनका मिसमैच नहीं होता। वो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लाहौर को पिछले 15 साल से 100 बिलियन, 70 से 80 बिलियन, 100 बिलियन जो हर साल डेवलपमेंट का बजट मिलता है। तो लाहौर की शक्ल बदल गई है। कोयटा का, आपका पेशावर का हाल देख लें, वो वहाँ पर प्रॉब्लम हुए, उनको बीआरटी उन्होंने बना दी ना, उसके अंदर मुल्तान में बीआरटी बन गई ना, पिंडी में बीआरटी बन गई। कराची में मास ट्रांजिट 1989 के अंदर फर्स्ट टाइम आया था, बेनज़ीर ने इफ्तिताह किया था। 89 से आज तक नहीं बन सका है सारा का सारा। तो प्रॉब्लम पता है क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो इसको गवर्न कर रहे हैं या जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, उनके लिए इस शहर की कोई अहमियत नहीं। वो इसको बीमार भी करना चाहते हैं, मारना भी चाहते हैं, तबाह भी करना चाहते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। कंपनसेशन वाली बात पे मैं आऊँ कि ये बात मैंने पहले भी कही थी कि देखें, बुनियादी इस वक्त इशू क्या था? पहला इशू ये था कि इस शहर के लोग तबाह हुए। ऐसी बारिशें हुई हैं, सुरजानी से लेकर डिफेंस तक लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कराची की मार्केटें, कराची की फैक्ट्रीज, उनके कत्ते खानों के अंदर जो उनके स्टॉक्स थे उनके अंदर पानी चला गया, अरबों रुपए का नुकसान हुआ। पहले बहुत शोर हुआ कि जी हम कंपनसेशन देंगे, 1 रुपये का कंपनसेशन नहीं आया। और ये मेरे तजर्बे की बात है कि कराची के बारे में जब कंपनसेशन की बात आती है तो सबके जो है हाथ पैर के नाम ठंडे पड़ जाते हैं। मैं आपको इसका किस्सा सुनाऊँ कि 27 दिसंबर आपको याद होगा, 2007 के अंदर बेनज़ीर मोहतरमा शहीद की शहादत हुई थी। ये बात मैंने पहले भी कही, यहीं आपके किसी प्रोग्राम में कही थी मैंने, कि वहाँ पर अरबों रुपए का नुकसान हुआ था। आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो कमीशन जो बना था उसमें जी, मैं उस कमीशन का भी मेंबर था। कैप्टन ईसानी उसके सरबराह थे, मैं उस कमीशन का मेंबर था। और मैंने एक एरिया विजिट किया था, लांडी गया, मैं सुपर हाईवे पे गया, मैं सब्जी मंडी पे गाड़ियां इस तरह जली पड़ी थी, एक के ऊपर एक गाड़ियां पड़ी, 200-300 गाड़ियां इधर थी, सैकड़ों ट्रॉलर इधर जले पड़े थे, फैक्ट्रियां जल गई थी, लोग मारे गए थे, लोगों के घर तबाह कर दिए गए थे। कमीशन बना, सारी हमने एनालिसिस की, तमाम चीज़ें की, हमने रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट की, जनाब कि इनका कंपनसेशन दे। वो पीपल्स पार्टी की 2008 में गवर्नमेंट आ गई, 2007 में ये हुआ था, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। तो मेरा तजर्बा ये है कि ये असल में लोगों को तो अशोई की सबसे पहले ज़रूरत होती है। पर्सनल नुकसान जो होता है बड़ा नुकसान होता है, यकीनन वो ये भी चाहते हैं कि म्यूनिसिपल सर्विसेज ठीक हों, रोड ठीक हों, सारी चीज़ें, लेकिन जाती नुकसान है। किसी आदमी ने, चाहे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ हो, चाहे हमारे मोहतरम PTI से हैं जो इस वक्त हुक्मरान है, जिनके इख्तियार है, जिनके पास पैसे हैं, किसी ने जहमत गवारा नहीं की कि इन लोगों की अशोई करता। ना दे डिफेंस वालों को, यार थोड़ा बहुत क्या नाम है, बिजनेस कम्युनिटी को तो क्या नाम है वो करते था। सुरजानी के इलाकों में यूसुफ गोट में जाते, दूसरे इलाकों में जाते, लोगों को कंपनसेट करते, कुछ ना कुछ तो देते लोग जिनके घर गिर गए हैं। किसी आदमी ने कंपनसेट, इन्होंने क्लेमिटी इफेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि पहले आप वहाँ पे टैक्स माफ़ करेंगे और उसके बाद रिलीफ ऑपरेशन करेंगे। कहीं आपको नजर आया रिलीफ ऑपरेशन? कहीं नहीं हो रहा, किसी जगह लोगों को रिलीफ नहीं दी जा रहा। 2 टेंट पहुंचा दिए, आटे का एक थैला दे दिया जाके, ये आप रिलीफ समझते हैं? उसके अंदर लोगों की लाइवलीहुड तबाह हो गई, लोगों का कारोबार तबाह हो गया, लोगों के ठेले ये अला फला पानी में बह गए, जो सब उनका सामान था, सारी चीज़ें। तो भाई उनको आप पैसे दें ताकि अपनी ज़िंदगी तो शुरू कर सकें। डॉक्टर साहब बिल्कुल, अब चूँकि वक्त का, मैं आखिरी में मैं ज़रा सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लें तमाम पार्टिसिपेंट से कि कराची का जो सॉल्यूशन है वो आपकी नज़र में क्या है? डॉक्टर फारूक साहब पहले। देखिए, बीमारी हमने अगर उसका सही तशखीस कर लें बीमारी की, तो सोल्यूशन खुद ही सामने में आ जाएगा। इस वक्त लगता ऐसे है कि जो फैसला साज शख्सियात हैं, जिन्होंने कराची के बारे में फैसला करना है, उनके माली मुफाद में नहीं है कि कराची को ठीक किया जाए। अगर आप डिसैलिनेशन प्लांट लगा देते हैं कराची में, तो जो टैंकर माफिया है, जो वाटर माफिया है, जो 7 से 800 मिलियन गैलन पर डे बेच रही है, 8-8, 10-10 हज़ार रुपए के टैंकर, उनके माली मुफाद में नहीं है कि पानी का मामला ठीक कर दिया जाए। जो एनक्रोचमेंट्स हुई हैं, आप अंदाजा कीजिए कि हम उम्मन कहते हैं कि कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे 552 नाले बनाए गए थे,
और वो बहते हैं मलीर रिवर के अंदर और लियारी रिवर के अंदर, और वहां से सारा गंद में ले जाना था समुद्र के अंदर। ये जो 400 मीटर का नाला था वो सुकड़ के रह गया है 4 मीटर का, और वहां पे के लाके बेच दिए गए हैं, वहां पे घर बन गए हैं, बिल्डिंगें बन गई हैं। तो ये जो सियासत और जुर्म का गठजोड़ है, इसको तोड़ना सबसे पहला सोल्यूशन होगा। ठीक। और दूसरा सोल्यूशन ये होगा कि ऐसे फैसला साज शख्सियात के फैसले की ताकत ले ली जाए जिनके माली मुकाद में है कि कराची को ठीक ना किया जाए। जी आफ्ताब साहब। सबसे पहली बात तो ये कराची को कम से कम ओन तो कर लें। ओन करें। हाँ, जब तक आप कराची को वो ओन नहीं किसने करें, ओन करना है? हम सब ने करना है। सब ने। डॉक्टर साहब भाई बीमारी का जिक्र कर रहे हैं, तो डॉक्टर तो वो चाहता ही नहीं कि बीमारी का इलाज हो, इसलिए वो तो चाहता है कि मरीज़ उसके पास आता रहे। नहीं समझे ना। लेकिन ये है कि मैं सिंपल सा आदमी हूँ, मैं सिंपल बात करता हूँ कि कराची को ओन करें। कराची को ओन नहीं करेंगे, पाकिस्तान की सलामती ख़तरे में पड़ जाएगी। बड़ी बात है। जी शीजा साहिबा। देखिए बात ये है कि मेरे तो ख्याल से कराची को ओन करने का मसला नहीं है, कराची की ओवर ओनरशिप का मसला है। हर बंदा जो है वो कराची को ओन करना चाहता है, जिसकी वजह से एक वहाँ पे मिक्सचर क्रिएट हो गया है। हमें सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल को मैं अज्यूम करूंगी, अगर हमें मिल जाती है तो सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल चाहिए, और अगर तो पॉलिटिकल विल आ जाती है तो उसके बाद हमें संजीदगी से बैठ के कराची के मसाइल के बारे में सोचना पड़ेगा, और उसके बाद उन मसाइल का जो है हमें हल तलाश करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ तब हो सकता है अगर ये तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो एक टेबल पे बैठें। जिस कदर इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है, इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन की प्रेजेंस में ये काम नहीं हो सकता, और ये हुकूमत वक्त का काम होता है कि वज़ादारी बिठाए और सब लोगों को साथ लेके चले। जी जावेद साहब, फाइनल रिमार्क सर। सोल्यूशन एक सिंपल वर्ड है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ कराची। देखिए तमाम पावर्स, तमाम फाइनेंशियल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तमाम चीज़ें फ्लो करती हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के ऊपर। एग्जैक्ट पाकिस्तान का जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, इस वक्त एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो रेस्ट करती है आइदर फेडरल गवर्नमेंट के पास या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। लोकल गवर्नमेंट जो सब्सिडरी बॉडी है उसके पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है, जो दे दी भीख में आपने वो होती है, ओरिजिनल एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं है। एक सोल्यूशन तो ये है कि जी हम प्रोविंस की बात करें कि जी ये प्रोविंस होना चाहिए। हमें एग्जेक्टिव अथॉरिटी जब तक उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब पॉलिटिकली एम्पावरमेंट नहीं होगी हमें, तो हमें प्रोविंस मिलना चाहिए। जब पॉलिटिकल फेलियर होता है तो भी तो फिर उंगलियां उठती है। देखिए पॉलिटिकल फेलियर किसका होता है? पॉलिटिकल फेलियर अगर आप एमक्यूएम की तरफ जिक्र करते हैं, एमक्यूएम को एक्चुअल पॉलिटिकल पावर कभी भी नहीं मिली। पूरे ये जो कोलिशन गवर्नमेंट होती हैं, आप समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, मैं गवर्नमेंट पर रहा हूँ, ये कोलिशन गवर्नमेंट एक सिर्फ ये होता है जो पख होती है ना, इस तरीके से वो साथ लगी हुई होती है, इनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं होता, कुछ नहीं होता। असल एग्जीक्यूटिव पावर जो है सिस्टम के अंदर चीफ मिनिस्टर और उसकी जो कैबिनेट होती है उसके पास पावर होती है। मैंने तो देखा है ना, एलोकेशन होती है पैसों की चीफ मिनिस्टर के पास, हम लेके जाते हैं कि जी कराची को आपने फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देनी है, चीफ मिनिस्टर कहता है जी हमारे पास पैसे नहीं है, आप जाके केएमसी से बोलो पैसे दें। तो ये एटीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगी कराची के अंदर, एग्जेक्टिव अथॉरिटी नहीं होगी, एक सोल्यूशन तो ये है कि हम सुबह की बात करते हैं और हम इंशाल्लाह ये सुबह तो लेके दिखाएंगे, एक वक्त आएगा कि सुबह हमारा होगा। जब तक हमारे पास एग्जेक्टिव पावर नहीं होगी इस कराची का कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। दूसरा, इसी में थोड़ी सी बात मैं कर लूँ, जिस वक्त तक ये प्रोसेस जाहिर है सुबह का प्रोसेस जो है इससे लॉन्ग हॉल, इसमें बहुत मेहनत और स्ट्रगल और सारी चीज़ें करनी है और लोगों को मोल्ड करना और चलना है। प्रॉब्लम्स हैं, हमें अंदाज़ा है इसके अंदर, इतना आसान काम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारी स्ट्रगल इस पर जारी है। इसका दूसरा सोल्यूशन ये है कि जो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट है, देखें उसको अगर आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है कानून के तहत एग्जीक्यूटिव पावर देगी तो वो पावर कोई पावर नहीं होगी, भीख की है, डेलीगेटेड पावर है। हमें चाहिए ओरिजिनल पावर, और उसका सोल्यूशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक शेड्यूल बनना चाहिए जिसमें डिफाइन हो कि लोकल गवर्नमेंट की, मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की पावर्स क्या होंगी, ताकि हम पावर्स विड्रॉ करें, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर्स ड्रॉ करें। हम किसी की कर्टसी पे हम पावर ड्रॉ नहीं करना चाहते, ऑर्डर के तहत पावर ना हो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत पावर, हम किसी की कर्टसी पे, किसी की भीख पे पावर ड्रॉ नहीं करना चाहते। हमारा राइट है कि हमें इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें रिकग्नाइज करे और हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी वहाँ से डिफाइन होकर आए, ताकि कोई कल को बैठकर एक ऑर्डर पास करके, एक ऑर्डिनेंस पास करके कानून को खत्म कर दिया, जब चाह वापस ले लिया। जावेद हनीफ साहब, इलेक्शन नहीं हो रहा है, आफ्ताब जहांगीर साहब, शिजा साहिबा, डॉक्टर फारूक सलीम साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।